हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर। आई एम कपिल गोयल एंड आई हैव अराउंड 7 year ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑडिट, प्रैक्टिकल ऑडिट. So we'll talk about audit and first we'll go from standard on auditing for IPCC and for CA final. First of all, sir, I want to thank you Divalia Institute who give me this platform to record my videos and that can be delivered to you guys. So sir, SA 220 and 230 we are already done. Now we are going to start SA 240. So without wasting our time, I'm just giving you the SA 240. And apart from you guys, today I have one another guy, Mohit, with me. So Mohit, can you please show my screen? Yeah. So guys, we are going to start SA 240, Standard on Auditing 240, the auditor responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. सर, जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को या सबसे पहले हमें कंसेप्ट के नाम को समझना होता है. तो ऐसे 240 क्या बोलता है सर? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मोहित, तुम भी समझ लेना कि हम किसी फ्रॉड को कैसे पकड़ते हैं, किसी फ्रॉड को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. दिस इज फॉर सी आई पी सी सी एंड सी ए फाइनल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. सो एंड आई विल शेयर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. सर, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड के रिलेटेड में ऑडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो सर, सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? क्या ये ऑडिटर का ही कर्तव्य है कि अगर वो कोई फ्रॉड हुआ है तो उसको निकाल के लेके आएगा, या कुछ मैनेजमेंट भी करेगी? सर, प्राइमरी थंब रूल है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन इज विद मैनेजमेंट. जितना भी फ्रॉड से रिलेटेड काम करना है वो सब मैनेजमेंट करेगा. ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? जब भी हम कभी ऑडिट करने जाते हैं किसी भी कंपनी का, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू ऑडिट रिलायंस इंडस्ट्रीज. सो व्हाट आई विल स्टार्ट, आई विल गो विद मैनेजमेंट, आई विल सिट विद देम एंड आई विल आस्क कि आप लोग फ्रॉड को कैसे आइडेंटिफाई करते हो. आप लोगों ने ऐसे क्या प्रोसीजर्स लगाए हुए हैं कि आप उनके बेसिस पे आप ये एक एस्टिमेट कर सकते हो कि अगर हाँ हमारे कहीं पे भी कोई लूप होल्स होंगे तो हमें पता चल जाएंगे. जैसे कि वो बोलेंगे सर हमने इंटरनल ऑडिट सिस्टम यहाँ पे बना रखा है, हमारी कॉर्पोरेट पूरी एक अलग से डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जिसके अंदर हम ये सारे टेक्निकल टॉपिक डिस्कस करते हैं. तो सर, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद मैनेजमेंट विद दो चार्ज विद गवर्नेंस. फिर ऑडिटर क्या करे? सर, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि फ्रॉड नॉर्मली करते क्यों हैं लोग, फ्रॉड करते क्यों हैं जिसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ता है. इसके मेन 3 रीजन हो सकते हैं. पहला, कि कंपनी ने ऐसा कुछ बोला कि आप इतना टारगेट अचीव कीजिए, मैं आपको इतना बोनस दूंगा. फॉर एग्जाम्पल ऊबर का मेरे को एक लाइव एग्जाम्पल दिखता है. जितने भी ऊबर ड्राइवर कैब चलाते हैं सर, उनको ऊबर कंपनी बोलती है कि आप डेली का 1300 का रिवेन्यू जनरेट कीजिए, हम आपको 2800 रुपए देंगे. अब ऊबर कंपनी ने ऊबर ड्राइवर को एक स्कीम दी कि 1300 रुपए आप कलेक्ट करो, हम आपको 2600 रुपए देंगे. इस केस में सर ऊबर ड्राइवर क्या कर रहे हैं? मान लीजिए उन्होंने पूरे दिन गाड़ी चलाई और उनके पास 800 रुपए आ गए. अब उनके 500 रुपए कम है, वो क्या करेंगे? अपने पास 3 मोबाइल रखते हैं और अपने किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, बोलते हैं यार अपना उबर ऐप ऑन कर और जरा स्टार्ट कर और देख मेरे पास बुकिंग आ जाएगी. तो वो फेक बुकिंग्स डालते हैं ताकि उनका रिवेन्यू 1300 हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे उनको 2600 रुपए कंपनी से मिल जाए. तो फर्स्ट इज सर, मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्रॉड क्यों करते हैं, किसी इंसेंटिव के लिए. दूसरा सर, आप बताओ कि एम्प्लॉइज फ्रॉड क्यों करते हैं. सर, इंटरनल कंट्रोल वीक है. इंटरनल कंट्रोल वीक होने के कारण वो उसका फायदा उठाते हैं. सर एग्जांपल दीजिए. सर एग्जांपल ये हो सकता है सर कि एक स्टाफ, मान लीजिए किसी कंपनी का डेजिग्नेशन है स्टाफ, सीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर. अब एक स्टाफ को अगर मान लीजिए एक न्यू लैपटॉप लेना है तो कंपनी पॉलिसी कहती है कि स्टाफ को अपनी अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीनियर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी सर. अब सर, एक हायर डेजिग्नेशन सीनियर है, वो ये दोनों आपस में बात करेंगे कि हे स्टाफ, तू एक काम कर, 2 लैपटॉप ले ले और मैं उसको साइन कर दूंगा, एक मैं अपने घर ले जाऊंगा, एक तो अपने घर ले जाइए. सर, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ही वीक है. अगर यही लैपटॉप की अप्रूवल मैं बोलूँ कि आपको सीनियर मैनेजर से लेनी है, अगर आपको यही अप्रूवल सीनियर मैनेजर से लेनी है तो यहाँ पे वीक इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा मेरा. यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस कम रहेंगे, लैपटॉप के पर्सनल यूजेस के चांसेस कम रहेंगे. दूसरा सर, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो. तीसरा सर, डर. कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के मन में एक डर पैदा कर दिया
कि अगर आपने आपके टारगेट अचीव नहीं किए तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, जैसा बैंकिंग सिस्टम में और इंश्योरेंस कंपनी में, और आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड में बैंक के एम्प्लॉयज आपको फोन करते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए प्लीज ले लीजिए, और आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर उनको कोई कस्टमर नहीं मिलता है तो वो फेक आईडीज लेते हैं या अपने घर वालों को देते हैं कि थोड़े दिन बाद बंद करवा देना, इस तरह से वो आपके जस्ट टू मीट टारगेट वो फेक आईडीज और फेक अकाउंट्स ओपन करते हैं। तो मेरे तीन, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए तीन मेन रीजन दिए हैं कि फ्रॉड क्यों किया जाता है। फ्रॉड की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। आप मैनेजमेंट से पूछते हो कि आप फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट करते हो, आपकी कंपनी में क्या पॉलिसी है, इंटरनल कंट्रोल कहाँ से लगा हुआ है, ये सब काम आप मैनेजमेंट से पूछते हो, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, जो हायर अथॉरिटीज होती है, उनसे पूछते हो। जनरल सर फ्रॉड क्या है, कोई भी ऐसा काम जो आपने इंटेंशनली कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है वो फ्रॉड है। नेक्स्ट, सर ऑडिटर क्या करे। सर ऑडिटर क्या करे जिससे कि वो ये बोल सके, हमारे ऐसे का नाम क्या था, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑडिटर क्या करे जिससे कि वो सेफ हो जाए एट द एंड ऑफ द डे, अगर वो अपनी बैलेंस शीट पे साइन कर रहा है तो उसके बाद वो ये कह सके कि हे, मैंने इस बैलेंस शीट पे साइन किया है, अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये बैलेंस शीट इज फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल डिफेक्ट। इसको यूज करके अगर कोई भी यूजर एक डिसीजन लेता है तो वो सही होगा, उसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्रोफेशनल एथिक्स, मैंने अपना पूरा काम किया है जो मुझे करना चाहिए। तो सर व्हाट शुड ऑडिटर डू, ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए। सर जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, मे भी आपकी बुक्स में रिटर्न ना हो काफी पॉइंट्स, लेकिन ये सारे मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सर, बैकग्राउंड चेक। व्हाट इज बैकग्राउंड चेक सर। सर जितने भी कंपनीज में हायर अथॉरिटीज होती हैं, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, ऑडिटर उनका बैकग्राउंड चेक करवाता है। कैसे सर, मैं आपको जस्ट जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, करने का तरीका और भी काफी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बैकग्राउंड चेक में मेरे एक डायरेक्टर है ए, डायरेक्टर ए है, मैंने इन डायरेक्टर का नाम गूगल पे सर्च किया कि भैया डायरेक्टर ए ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो पूरा आ जाता है निकल कर कि डायरेक्टर अगेंस्ट ये केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, इसने ये प्रायर प्रायर इंडस्ट्रीज में ये फ्रॉड्स किए हुए हैं। क्योंकि मैं सब, अगर मान लो मैं सभी मैनेजमेंट का अच्छे से बैकग्राउंड चेक कर लेता हूँ और मुझे बैकग्राउंड के अंदर कुछ गड़बड़ मिलती है, मुझे मिलता है कि यार इस कंपनी का जो डायरेक्टर है इसने पिछली कंपनी में फ्रॉड किए हुए हैं और इसके नाम पर पांच पांच नए केसेस चल रहे हैं, तो आप कि इस कंपनी के अंदर एक गलत बंदा बैठा हुआ है, वो फ्रॉड कर सकता है कंपनी के अंदर। अगर आपको सबकी क्लीन रिपोर्ट मिलती है तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने सबका बैकग्राउंड चेक किया है और यहाँ पर सब कुछ मामला ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट इस तरह की नहीं है जो कि फ्रॉड करे। सेकंड सर, इंडिपेंडेंस। आप सब लोग ऑडिटर्स भी, आप और मैनेजमेंट भी देखोगे कि दे आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर, दे आर नॉट बाइज्ड इन एनी मैनर। जैसे अगर एक बाप है, वो अगर अपने बेटे को बोलता है कि चल बेटा ये काम कर दे फटाफट से, अगर वो गलत काम भी है तो बेटा हो सकता है 2 या 3 बार के बाद वो काम कर दे बाइसनेस की वजह से। तो सब लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए सर। थर्ड विद थर्ड बंदा जो ऑडिटर क्या काम करेगा सर, वो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस विद मैनेजमेंट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस। कंपनी ने इस साल कितने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, कंपनी का रिवेन्यू अगर डाउन चला गया बिल्कुल तो वो किस रीजन से गया है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्रोडक्शन सेम है, मेरा पैकिंग मटेरियल का एक्सपेंस बढ़ गया है, तो इसका क्या रीजन है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्रोडक्शन, जो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, फॉर एग्जांपल एक यूनिट को बनाने के लिए 3 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगती है, अगर आपको लगता है कि मेरा ये 6 आ रहा है तो इसका रीजन क्या है, तो आपको एनालिटिकल रिव्यू करना पड़ेगा, फाइनेंशियल्स का एनालिटिकल रिव्यू करना पड़ेगा, बाकी सब चीजों का। और अगर आपको कोई अनयूजुअल चीजें लग रही हैं, कुछ सिग्निफिकेंट चीजें लग रही हैं जो कि एक दूसरे से मैच नहीं हो रही हैं, तो वो आपको सारी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी पड़ेंगी। और जितने भी केसेस चल रहे हैं कंपनी के साथ वो सारे आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, ये समझने के लिए कि कहीं कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ घोटाला तो नहीं है, कहीं कुछ कोई पैसे अंदर बाहर तो नहीं कर रहा है। तो तीन मेन चीजें, बैकग्राउंड चेक, इंडिपेंडेंस, सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना। ऑडिटर शुड ऑलवेज बी क्वेश्चनिंग माइंड सर। सर अगर आपको कंपनी ने कहा कि हम भैया ये एक 50 लाख की नई मशीन लेकर आए हैं, मोहित सुन रहे हो ना, उन्होंने कहा कि हम एक 50 लाख की नई मशीन लेकर आए हैं, आपने कहा सर ऑडिटर हूँ मैं चेक करने के लिए आया हूँ, आप मुझे इसका इनवॉइस दिखा दो। उन्होंने आपको इनवॉइस दिखा दिया, इनवॉइस बिल्कुल सही था, क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं। आपको पूछना है सर मशीन की क्या जरूरत थी, आपने मशीन क्यों खरीदी, मशीन को खरीदने के लिए आपने मार्केट से किन किन लोगों से कोटेशंस ली,
फिर आपने किससे खरीदी, वो आपने कोटेशंस को कैसे फाइनल किया। सर आपको हमेशा मैनेजमेंट ने आपको बोल दिया सर हमने ये काम कर दिया, तो आपको मान नहीं लेना है, आपको डिस्कस करना है कि आपने ये खरीदा तो क्यों खरीदा, इसकी क्या जरूरत थी, और इसके इनवॉइसेस और फिर उसकी अकाउंटिंग आपको पूरा अच्छे से देखना है। सर क्वेश्चनिंग माइंड हो गया, इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, फ्रॉड एग्जिस्ट। देन सर कंप्लीट ऑडिट वर्क पेपर, आपको हर काम जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कहीं पे भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी मिस नहीं करना है। आपने फॉर एग्जांपल कैश एंड बैंक स्टार्ट किया, तो आप कैश एंड बैंक कंप्लीट करने के बाद आपका वर्क पेपर इस तरह का होना चाहिए कि आप कभी भी 100% ये बोल सको कि मेरे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। टीम डिस्कशन, जो आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया है वो पूरा आप टीम के साथ भी डिस्कस करेंगे, जो आपकी ऑडिट टीम होगी, ताकि उनको भी पता चल सके। अंडरस्टैंड आईटी सिस्टम, सर विदाउट अंडरस्टैंडिंग आईटी सिस्टम यू कैन नॉट डू ऑडिट। सर व्हाट आईटी सिस्टम, सर जैसे मोस्टली कंपनियां आज के दिन एसएपी यूज करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर एसएपी में मेरा ट्रांजैक्शन फ्लो कैसे होता है, एसएपी में मेरी अकाउंटिंग कैसे होती है। आपको पूरा आईटी सिस्टम पता होना चाहिए, लास्ट ईयर मेरा क्या आईटी सिस्टम था, इस साल में आईटी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या फ्लो है, कौन अप्रूव करता है, और एक आपको आईटी सिस्टम को चेक भी करना होता है वॉक थ्रू के द्वारा। सर ये मैंने आपको पॉइंट स्टार्टिंग में बता दिया था कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, तो आप उनसे पूछोगे सर कि आप कैसे रिस्पोंड करते हो फ्रॉड के अगेंस्ट, तो वो बताएंगे कि सर हम हमारे पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, हम उनको इस तरह से डिफरेंट तरीकों से मॉनिटर करते हैं, और मल्टीपल तरीकों से उनको देखते हैं। फॉर जो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, लैपटॉप इशू करते हैं तो उसकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज और पॉलिसी के हिसाब से उसको सीनियर मैनेजर अप्रूव करेगा। तो आपको कंपनी की पॉलिसी को समझना है कि कंपनी कैसे फ्रॉड को आइडेंटिफाई करती है, कंपनी कैसे करती है। और उसके बाद सर एनालिटिकल प्रोसीजर में आपको बता चुका हूं कि कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस में वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद सर मैं आपको 5 मेन चीजें बता रहा हूँ, 4 से 5 मेन चीजें जो एक ऑडिटर ने कर लिया, तो आप ये मान लीजिए उसका मोटा मोटा फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर हो गई। वो सर क्या, सर नंबर 1 फिजिकल वेरिफिकेशन। किस किस का सर, कैश का, स्टॉक का, फिक्स एसेट्स का। सर मेरे बैलेंस शीट के अगर मैं मोटे मोटे हेड देखूं कि मेरा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, फिक्स एसेट्स में होता है, स्टॉक में होता है, थोड़ा बहुत कैश होता है। आप इनको फिजिकल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो, अगर किसी थर्ड पार्टी ने फिजिकली वेरीफाई किया है उसको कर लो, सैंपल बेसिस पे खुद भी फिजिकली वेरीफाई कर लो, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ तो फ्रॉड का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद चेक किया है। और सर कंफर्मेशन, किसकी कंफर्मेशन ले सर, हम बैंक, आपने सुना होगा सत्यम का केस हुआ था, पीडब्ल्यूसी उसके ऑडिटर थे, उसके केस में अमाउंट नहीं लूंगा अभी मैं, उसके केस में उसने 500% कैश को ज्यादा दिखा रखा था अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसने बोला हुआ था मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की एफडी है बैंक में, और इन एक्चुअल सर एफडी थी सिर्फ 6 करोड़ की। सत्यम का केस मैं आपको इस वीडियो के बाद दोबारा डाल के दूंगा, आप उसको लिंक करना है ऐसे 240 से। दिस इज ए प्योर फ्रॉड ऑन अकाउंटिंग बेसिस। अगर ऑडिटर उसमें थोड़ा भी अगर अपना दिमाग लगाते तो सर वो फ्रॉड नहीं होता, हमारे देश की जनता को इतना नुकसान नहीं होता उसमें सर। आप कंफर्मेशन ले लीजिए सर बैंक से, मेरे स्टेट ऑफ एसबीआई बैंक है मेरा, कोटक महिंद्रा बैंक है, तो आप उनको बोलिए कि इस कंपनी का इतना बैलेंस आ रहा है, आप हमें कंफर्म कीजिए क्या इतना ही बैलेंस आ रहा है। और सर आज के दिन तो मैं आपको एक और बढ़िया बात बता देता हूँ, ये जो आप एसबीआई और कोटक को कंफर्मेशन भेजते हैं, इनका फेक रिप्लाई भी आ जाता है। तो आजकल बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स ने बैंक में पर्सनली जाना स्टार्ट कर दिया है। सर मैं खुद बैंक्स में गया हूँ पर्सनली, और हम जाकर कहते हैं सर इस कंपनी का हमें बैलेंसेस दीजिए ताकि फ्रॉड के चांसेस खत्म हो जाए। कंफर्म करना है बैलेंस, क्योंकि अगर बैंक बैलेंस आपने कंफर्म कर लिया तो बैलेंस शीट का आपने मेन हेड फिजिकली कंफर्म कर लिया। उसके बाद सर कैश आपने फिजिकली देख लिया, डेटर बैलेंस, आपने जितने भी डेटर्स थे मेरे मेजर डेटर्स आपकी मेटेरियलिटी के बेस पे, उनसे आपने कंफर्मेशन ले ली, उनका रिवेन्यू के अगेंस्ट आपने अथ्योराइजेशन देख ली, उनकी अथेंटिसिटी देख ली। वो कैसे देखेंगे,
आप सर स्नैपडील से मांग मोहित कभी फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया है तुमने? जब वो सामान आता है तुम्हारे पास तो वो साइन करवा के लेके जाता है तुमसे कि सर आपको मैंने ये दे दिया, और वो आपसे साइन करवा लेता है रिसीविंग। तो वो रिसीविंग क्या होता है, कंपनी के पास जाती है वापस कि हाई हाँ जी हमने ये मटेरियल कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो हम जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारा रिवेन्यू फेक नहीं है। तो डेटर के अगेंस्ट में वो आप कस्टमर रिसीविंग भी देख सकते हो। सर आप क्रेडिटर का बैलेंस भी देख लो, कंफर्मेशन ले लो कि जितना पैसा हमको देना है क्या क्रेडिटर उतना ही कंफर्म कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। बैंक, डेटर, क्रेडिटर और मेरा लीगल लीगल कंफर्मेशन सर। जितने भी कंपनी के लॉयर्स हैं उन सबको बोलो कि आप हमें बताओ कि कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या केसेस चल रहे हैं और उनका क्या स्टेटस है। और अगर आपको लगता है कि कोई लाइबिलिटी बननी चाहिए तो उसका कितना अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ सकता है, ताकि हम प्रोविजन बनवा सकें। सर ये आपके फिजिकल वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन का पार्ट है। अगर आपने ये कर लिया तो बैलेंस शीट का एक आपने मेजर पार्ट जो होता है वो आपने फिजिकली देख लिया। कैश एंड बैंक, डेटर क्रेडिटर, लीगल, स्टॉक, फिक्स एसेट्स। और सर इसके बाद में आपको एक मेन जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शायद आपने कभी इतना डिटेल में किसी ने बताया नहीं होगा, जेई टेस्टिंग। सर हम पूरे फाइनेंशियल का ऑडिट तो करते ही करते हैं, बट एक हम जेई टेस्टिंग भी करते हैं। सर ये जेई टेस्टिंग क्या होती है? सर जेई टेस्टिंग क्या होती है, हमारा फाइनेंशियल जो होता है करंट ईयर का वो कैसे बनता है सर, हमारा लास्ट ईयर फाइनेंशियल, या मैं इसको लास्ट ईयर ट्रायल भी बोल सकता हूँ। लास्ट ईयर ट्रायल, इस साल की सारी जनरल एंट्री को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा मेरा क्लोजिंग ट्रायल, मतलब क्लोजिंग इस साल के फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल डेटा। तो अगर ये मेरा ऑडिट हो चुका है लास्ट ईयर में, अगर मैं करंट ईयर में जेई को देख लूं, इस साल जितनी भी एंट्रीज पास हुई अगर मैं उनको देख लूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे फाइनेंशियल ठीक है। तो मैं क्या करता हूं सर, क्लाइंट को बोलता हूँ आप अपनी 100% जनरल एंट्री मुझे दीजिए। 100% कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 टू सीरियल नंबर 1000, अगर 1000 एंट्री पास हुई है तो आप मुझे दीजिए। सबसे पहले मैं इसमें क्या चेक करता हूँ, कोई सीरियल नंबर मिस तो नहीं है, कहीं कोई जनरल एंट्री मिस हो उसने मुझे ना दी हो, पास। सर इसमें मैं नॉर्मली, अब बाकी कंपनी सीए फर्म्स हो सकता है ज्यादा भी करते हो कम भी करते हो, लेकिन हम लोग नॉर्मली 21 चीजें चेक करते हैं सर इसके अंदर। 21 चीजों के अंदर क्या क्या आता है, पहला फॉर एग्जाम्पल 1000 जनरल एंट्रीज आई, कंपनी में जो अकाउंटेंट है उसका नाम है राम, जनरल एंट्री कौन पास करता है, राम। तो मैंने अपने सॉफ्टवेयर को बोला कि मुझे ऐसी सारी जनरल एंट्री दे दो जो कि सीएफओ का नाम है श्याम, जो कि श्याम ने पास की है। तो मेरे पास ऐसी 5 जनरल एंट्री आ गई निकल कर। तो मैं 5 जनरल एंट्री को देखूंगा ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जनरल एंट्री राम ने ना पास करके श्याम ने पास की, उनको देखूंगा सर, उनको एनालाइज करूंगा। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है तो उसकी पूरी ऑडिट करूंगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लूंगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पहली चीज बताई मैंने आपको सीरियल नंबर, दूसरी बताई कहीं जो बंदा जो रिस्पॉन्सिबल एंट्री पास करने के लिए, उसके अलावा किसी और ने तो एंट्रीज पास नहीं की। थर्ड सर, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट के टाइम मैंने अपनी मेटीरियलिटी निकाली 5 लाख रुपए, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर या सिस्टम को बोलता हूँ कि ऐसी सारी जनरल एंट्री निकल के आ जाए जो 5 लाख से ज्यादा है, क्योंकि 5 लाख अमाउंट बहुत बड़ा है। तो मैं देखूँ कि कितनी ऐसी एंट्री है जो इतने इतने बड़े अमाउंट्स की डली हुई है। चलो सर, चौथी चीज सर, मैं नरेशन को सर्च करता हूँ। ये कैसे सर, हम मैनुअली करते हैं सर, बड़ी बड़ी कंपनीज में सॉफ्टवेयर होते हैं, आप उसमें पूरी जनरल एंट्री डाल दो और आपको जो चाहिए वो डाल दो, वो अपने आप आपको निकाल के दे देता है वो सारा डेटा सैंपल। तो मैं नरेशन में बोलता हूँ कि मुझे ऐसी सारी जनरल एंट्रीज निकाल के दो जिसके अंदर गिफ्ट लिखा हुआ आ रहा हो, जिसके अंदर डोनेशन लिखा हुआ आ रहा हो, ब्राइब लिखा हुआ आ रहा हो। सर ये मेरे काफी वर्ड्स हैं, मैं उनको डालता हूँ, वो मुझे उस तरह की जनरल एंट्री दे देता है, फिर मैं उनको देखता हूँ। और सर कंपनी काम करती है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, लेकिन मैंने कंप्यूटर को बोला है कंप्यूटर मुझे ऐसी जनरल एंट्री दो जो सैटरडे संडे में डली हुई है। वो मुझे सारी जनरल एंट्री दे देता है निकाल के कि ये ऐसी जनरल एंट्रीज हैं जो सैटरडे एंड संडे में डली हुई है। तो मैं उन एंट्रीज को देखता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कंपनी को कि कंपनी जिस दिन बंद होती है उस दिन अकाउंटेंट ने आकर कुछ जनरल एंट्रियां डाली हैं। ऐसा हो सकता है, ओवर टाइम सब बंदे करते हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ी मैं उस एंट्रीज को देखता हूँ। और सर ट्रिपल जीरो एंट्रीज, जो एंट्रीज एंड में ट्रिपल जीरो से एंड हो रही हो, 999 एंट्रीज, जिन
जिन भी एंट्रीज के एंड में 999 आ रहा हो। सर ऐसा क्यों? आजकल तो हमने देखा है मॉल में स्कीम लगी होती है 1999, 1999, 2999, 99। सर वो आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी इंडस्ट्रीज में रिवेन्यू जनरेशन में 999 बड़ा कॉमन है तो आप इसको रहने दीजिएगा, अदरवाइज आप 999 यूज कर सकते हैं। तो सर जो मैंने ये आपको बताई एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि एट द एंड हम सारी जर्नल एंट्रीज को लेते हैं और उस पर हम ये प्रोसीजर्स लगाते हैं। तो कहीं आप विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, एक ऑडिटर, एक थर्ड पार्टी जो कंपनी में ऑडिट करने आई है। मैं मानता हूं कि अगर फ्रॉड किया है किसी हायर अथॉरिटी ने तो वो एक इंटेंशनल होगा, उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी भी बड़े बंदे ने फ्रॉड किया है तो उसने सारा काम पहले ही फिट किया हुआ होगा, आप उसको आइडेंटिफाई करो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक ऑडिटर ने बेचारे ने कितना काम कर लिया, सभी से कंफर्मेशन ले ली, फिजिकली वेरीफाई कर लिया, सारे ऑडिट प्रोसीजर्स पे उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर ली, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर लिया कि आप कैसे क्या काम करते हो। उसने जेई टेस्टिंग कर ली, जेई टेस्टिंग मतलब सारी जनरल एंट्री लेके उस पर मल्टीपल एनालिटिकल रिव्यू कर लिया, रिवेन्यू ज्यादा क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, खर्चा बढ़ा क्यों, क्या हुआ, एनालिटिकल रिव्यू कर लिया सर। हर जगह पे वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। और फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को भी देखता है। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल कंपनी में डेटर है 100 करोड़ के, कंपनी बोलती है कि भैया हमारा इस पे 5% प्रोविजन बनेगा 50 लाख रुपए। लेकिन आपने फिर डेटर को उठाया, आपने डेटर की एजिंग लगाई, उसमें आपको मिले मान लो 20 करोड़ के ऐसे डेटर जिनको 5 साल पुराने हैं। आपने कहा भैया 20 करोड़ के तो आपके ऐसे डेटर हैं जो 5 साल से पुराने हैं, ये तो आपको पैसा देने वाले ही नहीं है। तो आप 5% प्रोविजन किस बेस पे बना रहे हो? हमारे हिसाब से तो इसको पूरा प्रोविजन बना दो, इसका 100% बना दो। तो आप लोग क्या करोगे? 100% प्रोविजन बना दोगे उसका। तो एस्टिमेट्स देखना है कंपनी ने क्या क्या एस्टिमेट्स किए हुए हैं, उन एस्टिमेट्स के पीछे आपको कितना सपोर्ट्स मिल रहा है, कितना आप उससे सहमत हैं। तो सर 4-5 ऐसे 240 सर आपको बुक से पढ़ना है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका मैं अपना शेयर कर रहा हूँ कि ऑडिटर ने क्या क्या काम करने हैं सर। अब ऑडिटर ने सारा काम किया, ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर फ्रॉड हुआ है। सर सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि जो फ्रॉड हुआ है उसका क्वांटम कितना है। फॉर एग्जांपल आपने कैश एंड बैंक देखा, कैश एंड बैंक में फिजिकली कैश आ रहा था 10 लाख रुपए जो कि आपको नहीं मिला, बाकी आपको सब कुछ मिला। तो आपको जो चीज नहीं मिली सर उसका जो मटेरियल इफेक्ट है वो 10 लाख रुपए है, उससे आप देखना होगा फाइनेंशियल पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर आपको कहीं पे कुछ कहीं पे भी अगर आपको कुछ मिलता है तो उसका मेरा फाइनेंशियल पे कितना इफेक्ट आ रहा है, क्या जो मेरा यूजर है उसकी ओपिनियन पे कोई इफेक्ट होगा। ऑडिट रिपोर्ट में क्या चेंज होगा सर वो हम ऐसे 700 में पढ़ेंगे। 3 हमारे कॉमन रूल्स हैं, उसके बेस पे हमारी ऑडिट हम क्या क्वालिफाइड देंगे अनक्वालिफाइड देंगे वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। बाद में सर अगर आपको लगा नहीं नहीं भैया कंपनी के अंदर तो बहुत जबरदस्त फ्रॉड चल रहा है, मैं इस ऑडिट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उस केस में आपको मैनेजमेंट से दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करना पड़ेगा, अपना रीजन बताना पड़ेगा कि आप इस वजह से ऑडिट नहीं कर रहे हो। और जो इनकमिंग ऑडिटर हैं उनको भी अपना रीजन बताना पड़ेगा। और सर ये जो चीज मैंने आपको दिखाई है ना, अगर ऐसे 240 का क्वेश्चन आ जाए सर तो ये चीज आपको जरूर लिखनी है। क्या है सर ये चीज? सर ये है कि अगर मेरा अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है और ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताना है इन केस फ्रॉड इन्वॉल्व लेस देन 1 करोड़ रुपीज। ये चीज सर आपको एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है। मैंने कुछ स्टूडेंट से डिस्कस किया था, बोले हम ये चीज भूल जाते हैं लिखना। और आपको कारों की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। सर फटाफट 1 मिनट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने कैसे स्टार्ट किया था। सबसे पहले सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फ्रॉड को निकाल मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा सर आप क्या करते हो। फिर हमने डिसाइड देखा कि फ्रॉड क्यों किया जाता है, इंसेंटिव के लिए, डर की वजह से। फिर हमने देखा ऑडिटर क्या करेगा, बैकग्राउंड चेक करेगा, डिस्कशन करेगा मैनेजमेंट के साथ, फिजिकली वेरीफाई करेगा, जेई टेस्टिंग वगैरह डिस्कस कर लिया। ये हमने 19 पॉइंट रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर फ्रॉड एग्जिस्ट करता है तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस होगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से होगा और इनकमिंग ऑडिटर से होगा। लीगल रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी, 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होगा, उससे नीचे है तो हम ऑडिट कमेटी बोर्ड में डिस्कस करेंगे। सर ये 240 था। बुक बुक के अंदर आई थिंक बहुत सी बातें लिखी होंगी, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी 240 की। आप प्रैक्टिस मैनुअल को ओपन कीजिए, एक आध क्वेश्चन देखिए, आई होप कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब हम सत्यम का केस इससे लिंक करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, सत्यम का केस कैसे हुआ था, क्या हुआ था,
और ऐसे 250-60 सीरीज ऑनवर्ड हम ऐसे ही डालेंगे. प्लीज कमेंट कि आपको ये कैसा लगा, so that we can upload other essays and other things in audit. Thank you very much for your time.